तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, अब अकेले वो पूरे इंडिया को कंट्रोल तो नहीं कर पाया, तो क्या करता है, कई छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, ऐसे करके कई सारे छोटे छोटे स्टेट बने, और वो स्टेट में एक मुख्यमंत्री रख दिए, ठीक है, कि तुम उस स्टेट का पूरा देख रेख करेगा, ठीक है। उसी तरीके से मुगल साम्राज्य में भी पहले ऐसे ही होता था, क्योंकि बड़ा देश जब बड़ा है तो उसको टुकड़ों में बांट करके ही उस पर जो है कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य में भी क्या होता था कि कई सारे छोटे छोटे सूबा बनाए जाते थे, सूबा जिसको प्रांत बोलते हैं, ठीक है, अभी जो स्टेट बोल रहे उस तरीके से, तो सूबा बनाए जाते थे, उसको सूबा बोलते थे, ठीक है। तो बंगाल एक सूबा था, अवध एक सूबा था, ठीक है, हैदराबाद एक सूबा था, इस तरीके से, ठीक है। तो उस सूबा में जो है किसी को प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने के लिए किसी को नियुक्त किया जाता था, ठीक है। तो जो आदमी प्रशासनिक व्यवस्था को संभालेगा, वहाँ के पूरे प्रशासन को देख रेख करेगा, वहाँ का हर चीज़ वो देखेगा, ठीक है, तो यानी कि उस पर नियंत्रण रख पाएगा। तो उस सूबा का जो अधिकारी होता था, जो प्रशासनिक देखभाल करता था, उसको सूबेदार कहा गया, ठीक है। और उसी सूबा के अंदर जो राजस्व का मामला होगा, जो वित्तीय मामला होगा, यानी पैसे का मामला होगा, यानी टैक्स कर वसूलने का, हर चीज़ से, ठीक है, यानी वित्तीय संबंधी जो भी मामला होगा, जो भी सिस्टम होगा, फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, वो सब जो अधिकारी देख रेख करेगा, उस अधिकारी का नाम दीवान होता था, ठीक है। अब फिर से एक लाइन में समझो, एक स्टेट है यानी सूबा है, उस सूबा के अंदर दो अधिकारी नियुक्त होते थे, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दो अधिकारी नियुक्त किया जाता था, यानी मुगल साम्राज्य की केंद्रीय सत्ता के द्वारा। कौन कौन, एक सूबेदार और एक दीवान, दो पद होते थे, ठीक है। एक जो प्रशासन को देख रेख करेगा, और दूसरा जो वहाँ के वित्तीय संबंधी मामलों को देखेगा, ठीक है। तो ये दो तरीके के अधिकारी होते थे, ठीक है। तो 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने बंगाल का दीवान नियुक्त किया था, किसको, मुर्शिद कुली खां को, ठीक है, बंगाल का दीवान, ठीक है। प्रांतीय दीवान नियुक्त किया था किसको, मुर्शिद कुली खां, ठीक है, कहाँ का, बंगाल, ठीक है। बंगाल का प्रांतीय दीवान किसको नियुक्त किया था, 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को, ठीक है, कब, 1700, ठीक है। अब जब औरंगजेब मर गया 1707 ईस्वी में, ठीक है, तो उसके बाद फिर एक बहादुर शाह आता है 1707 में, फिर उसके बाद जिसको मुअज्जम बोलते हैं, और फिर उसके बाद जहांदार शाह आता है 1712 में, उसके बाद 1713 में फर्रुखसियर बनता है मुगल साम्राज्य का शासक, ठीक है। फर्रुखसियर क्या करता है कि मुर्शिद कुली खां को 1717 ईस्वी में सूबेदार का पद दे देता है, ठीक है, सूबेदार का पद भी दे देता है 1717 में, कौन, फर्रुखसियर, ठीक है। अब मुर्शिद कुली खां ये देख रहा है कि एक तो मुगल साम्राज्य कमज़ोर है, इसके अधिकारी कमज़ोर हैं, दूसरा बंगाल का हम सूबेदार भी बन गए हैं, पूरे प्रशासन का देख रेख हमारे अंडर में है, दीवान भी हम ही हैं, यानी पूरा पैसा वैसा सब चीज़ बंगाल का हमारा ही है। बंगाल समृद्ध था ना, आपको एक डाटा के लिए बता दें कि उस समय बंगाल से सिर्फ 40%, मतलब अगर पूरा भारत से अगर एक्सपोर्ट हो रहा है, मगर मुगल साम्राज्य के अंडर ही आप देखिएगा, तो अगर एक्सपोर्ट हो रहा है जितना भी सामान, उसका 40% सामग्री सिर्फ बंगाल से जाता था। समझ रहे कितना बड़ा समृद्ध एरिया था ना। अभी जो बांग्लादेश है वो सब भी तो बंगाल के अंदर ही था, तो बंगाल में उड़ीसा, बिहार, अभी बांग्लादेश, ये सब था ना। तो
बड़ा समृद्ध एरिया था। तो मुर्शिद कुली खां क्या किया, धीरे धीरे करके क्या करने लगा, सूबेदार और दीवान का पद भी आपस में मिला दिया और 1727 ईस्वी में 1727 ईस्वी में क्या कर दिया, बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, बंगाल को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। कौन किया, मुर्शिद कुली खां। कब, स्वतंत्र घोषित कर दिया 1727 में, पता है। और घोषित करके अपने आप को नवाब बोल दिया। ठीक है, नवाब क्या बोला कि सूबेदार और दीवान, ठीक है, दोनों पद को, अब जाहिर सी बात है दोनों ये बन ही चुका है, तो दोनों पद के मिला के क्या कर दिया कि बोला कि हम नवाब हो गए। ठीक है, नवाब किसको बोलते हैं, नवाब जो सूबेदार और दीवान दोनों का कंट्रोल, यानी दोनों जो अधिकारी होते थे अलग अलग, पहले केंद्रीय सत्ता के द्वारा नियुक्त होते थे, वो अब दोनों पद को मिला करके एक ही पद में समाहित कर दिया, जिसको नवाब बोला गया। ठीक है, तो बंगाल का नया नवाब तैयार हो गया, मुर्शिद कुली खां। ठीक है, और 1727 में बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन मुगल सत्ता से औपचारिक रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन जो मुगल साम्राज्य को टैक्स जाता था बंगाल से, वो टैक्स देना बंद नहीं किया। ठीक है, व्यवहारिक रूप से मानता रहा कि हाँ अभी शासक है तो उसको टैक्स देना ही है। ठीक है, तो टैक्स देना बंद नहीं किया था। आगे अलीवर्दी खां आता है, बंगाल का नया नवाब, जो टैक्स को भी बंद कर देता है, वो अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब मुर्शिद कुली खां कई सारे बदलाव किए। ठीक है, जैसे 1717 के बाद कई सारा बदलाव किया है मुर्शिद कुली खां, क्योंकि सूबेदार जब वो बना है 1717 में, तो सूबेदार बनने के बाद पूरा प्रशासनिक कंट्रोल उसके हाथ में, और दीवान पहले से था ही, तो पैसा का भाई पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में था, तो जो चाहे वो चेंज कर सकता है। ठीक है, बंगाल में तो उसने कई सारे चीज़ जो है ना बदलाव किए, प्रशासन में भी और राजस्व व्यवस्था में भी। तो भू राजस्व बंदोबस्त जो होता था, यानी भूमि पर जो टैक्स लेकर के जो सिस्टम बनाया जाता था कि भूमि से टैक्स कैसे निकालना है, उस सिस्टम में क्या किया कि जागीर भूमि जो होता था उसको खालसा भूमि में बदल दिया। पहला काम सुनिए, पहला काम क्या किया कि जो जागीर भूमि होता था, ठीक है, जागीर भूमि को क्या कर दिया कि खालसा भूमि में बदल दिया। ठीक है, जागीर भूमि को खालसा में बदल दिया। अब ये जागीर भूमि क्या होता है वो समझो। एक ऐसा जमीन होता था, जैसे देखो, अब मान लेते हैं कि कोई राजा है, ठीक है, अब वो राजा का कोई अधिकारी है, सेनापति मान लो, या फिर कोई भी अधिकारी सेना के रूप में, या फिर किसी भी तरीके का अधिकारी हो, ठीक है, जो राजा के द्वारा नियुक्त होता था। तो वो अधिकारी मान लेते हैं कि एक युद्ध में गया और जीत हासिल किया और जीत करके आया, तो राजा बोला कि अब तुमको पैसा क्या दे, इनाम के तौर पर तुमको जागीर दे देते हैं। यानी ये ज़मीन है तुम्हारे पास, ये ज़मीन है, इस ज़मीन से जो टैक्स हम लेते हैं वो टैक्स हम नहीं लेंगे, अब तुम ही ले लेना। ठीक है, ये तुम्हारा जागीर है। ठीक है, तो जागीर भूमि ऐसा होता था। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जागीर भूमि का मालिक वो अधिकारी नहीं होता था, मालिक तो वही है, राजा ही है। ठीक है, मालिक राजा ही होता है, लेकिन बस टैक्स वसूलने का अधिकार दे देता है अधिकारी को। किस रूप में? इनाम के रूप में। ठीक है, पैसा नहीं देंगे, भूमि का एक हिस्सा दे देंगे छोटा सा, ले जाओ, और इस पर जो भी टैक्स आता है तुम रखो, तुम अपना खर्चा चलाओ, अपना व्यवस्था चलाओ। ठीक है, इस तरीके से ये होता है जागीर भूमि। लेकिन अब ये क्या कर दिया कि जागीर भूमि को खालसा में बदल दिया, यानी जो तुमको जागीर में भूमि मिला था, अब टैक्स वो सब हम रखेंगे, तुमको नहीं। ठीक है, ये ज़मीन पूरी के पूरी तरीके से जो वहाँ के नवाब होते थे वो नवाब अपने कंट्रोल में ले लिए। ठीक है, इस भूमि पर जो जागीर भूमि होता है उसका पूरा कंट्रोल नवाब के हाथ में चला गया डायरेक्ट रूप से। ठीक है, समझ में आ गया बात? यानी नवाब क्या किया, जागीर भूमि को खालसा में बदल दिया,
उसका कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। दूसरा काम क्या किया मुर्शिद कुली खान ने? दूसरा काम किया कि इजारेदारी व्यवस्था कायम किया, टैक्स फार्मिंग जिसको बोलते हैं। तो इजारेदारी व्यवस्था क्या होता है? देखो, देखो इजारेदारी व्यवस्था कायम किया। इजारेदारी व्यवस्था का मतलब होता है कि जैसे ये भूमि है, ठीक है, एक जमीन है, तो उस जमीन से अब सरकार टैक्स वसूल करेगा तो कई सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसान है, उसके बीच में किसान का मान लेते प्रोडक्शन नहीं हुआ तो किसान रिक्वेस्ट कर रहा है कि सरकार हमें छोड़ दो, कई तरीके के बात होते हैं। तो ये सारे परेशानियों को हटाने के लिए कि नवाब पर ज़्यादा तनाव ना हो, टेंशन ना हो, इसकी वजह से उसने क्या किया कि उस ज़मीन का नीलामी शुरू कर दिया, नीलामी करवा दिया, बोली लगा दिया कि जो इस ज़मीन का कौन कितना हमको पैसा देगा। ठीक है, मान लेते हैं 100 रुपये से शुरू किया कि 100 रुपये, ऐसे ही मान ले रहे, 100 रुपया तो नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो 100 रुपये से शुरू किया, 100 रुपये 1, 100 2, 100 रुपया 3, 100 रुपये 4, ऐसे नीलामी होता है। तो कोई आदमी आया, ठीक है, जो पैसे वाला होगा या फिर कोई अधिकारी ही रहता है सब, अब जो भी है, चाहे बिजनेस में या व्यापारी आया, वो क्या करता है, उस ज़मीन का नीलामी करके वो खरीद लेता है। सरकार जो नीलामी करता है तो खरीद लिया। अब सरकार को वो उतना रुपया दे देगा जितना नीलामी में सरकार ने मांगा था, उतना वो आदमी दे देगा। ठीक है, एक तरीके के ठेकेदार समझ लो, वो ठेकेदार उसको उतना दे देगा सरकार को, यानी नवाब को उतना पैसा दे देगा उस जमीन का। अब क्या करेगा कि उस जमीन से वो मनमाने ढंग से टैक्स वसूल करेगा ठेकेदार। ठीक है, और ये मनमाने ढंग से क्यों वसूल करेगा? क्योंकि उसको फायदा चाहिए। अब सरकार को 100 रुपया मान लेते हैं, उसको 102 रुपये देना है, सरकार को 102 रुपये दे दिया, तो चाहेगा ठेकेदार ना कि हम कम से कम इससे 200 रुपये कमा ले, सरकार इतना कमा ले, नहीं तो सरकार से भी ज़्यादा कमा ले, या फिर 150 रुपये कमा ले, 50, कम से कम आधा तो कमा ले सरकार से। तो ठेकेदार क्या करता है, ज़बरदस्ती अब वसूलने लगा। समझ आ रहा? ये सारा सिस्टम समझ लो भाई, ठीक है, इसलिए थोड़ा समय ले रहे। तो इजारेदारी का मतलब इजारेदार यानी ठेकेदार उसको बोलते हैं। तो ठेकेदार वाला सिस्टम, सरकार क्या किया, ठेका पर दे दिया जमीन को, अब तुमको जो करना है करो, बस हमको हर साल इतना रुपया देना है तुमको, बात खत्म। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें है। तो इजारेदारी व्यवस्था में ये है टैक्स फार्मिंग। अब वो ठेकेदार क्या करेगा, किसानों को तबाह कर करके क्या करेगा, जाहिर सी बात है भ्रष्ट हो जाएगा। उसको पैसा चाहिए, लोभ के चक्कर में किसान का प्रोडक्शन हो ना हो, फसल हो ना हो, उसको क्या मतलब है, हमको भाई पैसा चाहिए, क्योंकि वो सरकार को दिया तो उसको तो फायदा चाहिए ना। तो ये सिस्टम था। तो मुर्शिद कुली खां 2 काम किया, जागीर भूमि को खालसा में बदल दिया, इजारेदारी व्यवस्था कायम किया। तीसरा एक और काम क्या किया, तकावी ऋण। तकावी ऋण विकसित किया, एग्रीकल्चरल लोन इसको बोलेंगे। यानी ये बोला मुर्शिद कुली खां कि देखो किसानों का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उसके पास पैसे की कमी है, तो थोड़ा वित्तीय सहायता करेंगे हम, जिससे किसान प्रोडक्शन ज़्यादा करे, उत्पादन ज़्यादा करे, वो विकसित हो और इस काबिल बन सके कि वो हमें टैक्स दे पाए। ठीक है, एक्चुअली में अपने फायदे के लिए लोन देना शुरू कर दिया उधार। और फिर इसके स्थिति क्या होते है, उधार ले लेके किसान बेचारा तबाह हो जाता है और उधार के बोझ तले दबता चला जाता है, फिर उसको उबारने वाला भी कोई नहीं मिलता। तो ये स्थिति है। तो 3 काम किया है मुर्शिद कुली खां। अब इसके बाद मुर्शिद कुली खां 1727 में इसका डेथ हो जाता है, मुर्शिद कुली खां मर जाता है। अब इसके मरने के बाद इसका कोई पुत्र तो होता नहीं, पुत्री है, तो पुत्री का एक मतलब शादी हुआ तो उसका दामाद, ठीक है, तो मुर्शिद कुली खां का एक दामाद है, ठीक है, जिसका नाम आप सुजाउद्दीन नाम था, सुजाउद्दीन, ठीक है, मुर्शिद कुली खां का दामाद, ठीक है। मुर्शिद कुली खां का दामाद सुजाउद्दीन जो है अब नवाब बनता है 1727 में, ठीक है। 1727 में
कहाँ तक जाता है? 39 ईस्वी तक, ठीक है। 1727 से 39 ईस्वी तक शुजाउद्दीन उसका दामाद बंगाल का नवाब रहता है। इसके टाइम में शासन एकदम शांतिपूर्वक रहा, जैसे सिस्टम चल रहा था सब चल रहा था, कोई बदलाव नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से शांति से चल रहा था सब, ठीक है। इसका पुत्र होता है, शुजाउद्दीन का पुत्र एक आता है, एक मिनट थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दे ताकि समझ में आ जाए। देखिए, अब शुजाउद्दीन का एक पुत्र होता है जिसका नाम है सरफराज खां। सरफराज खां ये जो है 1739 में जो है 39 से 40 एक साल तक रहता है। 1739 में शुजाउद्दीन का मौत हो जाता है, डेथ हो जाता है। सरफराज खां 1739 में फिर गद्दी पर बैठता है, नवाब बन जाता है, ठीक है। और इसका पुत्र होता है, शुजाउद्दीन का क्या है? पुत्र है, ठीक है, सरफराज खां। अब सरफराज खां जो है 1739 में, ठीक है, इसका एक सेनापति है, इसका एक सेनापति था जिसका नाम है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां, ठीक है। सरफराज खां का एक सेनापति था जिसका नाम था अलीवर्दी खां। ये बहुत महत्वाकांक्षी मतलब आदमी था। महत्वाकांक्षी का मतलब हमको और चाहिए, हम और पावर में आना चाहते हैं, और चाहिए, और का जो भूख होता है ना, वो महत्वाकांक्षी उसको बोलते हैं। तो अलीवर्दी खां महत्वाकांक्षी था और इसने क्या किया कि एक चीज और समझो, ये अलीवर्दी खां जो है सेनापति तो था ही सरफराज खां का। सरफराज खां बंगाल का नवाब है और इस नवाब का सेनापति अलीवर्दी खां है। और अलीवर्दी खां को जो है नायब सूबेदार भी बनाया गया था, नायब सूबेदार था ये, ठीक है। क्या था? नायब सूबेदार। देखो, नायब सूबेदार क्या होता है? जो आर्मी में क्या होता है ना कि सेना में कि धर्म की शिक्षा दिया जाता है सेना को, और धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से सेना में आत्मविश्वास भरा जाता है। तो वो काम अलीवर्दी खां को दिया गया था, वही वो करता था, नायब सूबेदार था ये, ठीक है। तो ये चीजें समझ लो। कहाँ का था नायब सूबेदार? बिहार का, ठीक है ना। बिहार, पहले बंगाल में ही था सब, तो बिहार का नायब सूबेदार था, ठीक है। अब अलीवर्दी खां जो है 1740 ईस्वी में गिरिया नाम का एक जगह है, क्या है? गिरिया, ठीक है, जो मुर्शिदाबाद के बगल, मुर्शिदाबाद के नज़दीक ही है। तो गिरिया में क्या करता है? 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को मार देता है। जैसे सरफराज खां के पास सेना तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अलीवर्दी खां के पास सेना उतना नहीं है, लेकिन जो भी है वो संगठित है, योग्य है, वैसा सेना। तो अलीवर्दी खां जो है सरफराज खां को मार देता है गिरिया के युद्ध में। और 1740 में अलीवर्दी खां जो है वो बंगाल का नवाब बन जाता है, ठीक है। 1740 में नवाब बन जाता है। ये कब तक रहता है? 1756 ईस्वी तक अलीवर्दी खां, ठीक है। गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को मार के। अब देखो अलीवर्दी खां जो है, अब एक चीज और समझो, मुर्शिदाबाद का नाम यहाँ पर लिए हम, तो मुर्शिद कुली खां जो है, देखो बंगाल का पहले राजधानी था ढाका, ठीक है। और ढाका से क्या कर दिया मुर्शिद कुली खां ने, जैसे मतलब सब इसके कंट्रोल में था, तो मुर्शिद कुली खां ढाका से राजधानी बदल के बंगाल का राजधानी मुर्शिदाबाद कर दिया था, अपने नाम पे ही बना दिया था, ठीक है। अभी मुर्शिदाबाद बांग्लादेश में चला गया है, ठीक है। तो राजधानी बदल के क्या कर दिया है? मुर्शिदाबाद, ढाका से चेंज कर दिया, ढाका से बदल के राजधानी मुर्शिदाबाद कर दिया था। कौन? मुर्शिद कुली खां, ध्यान रखना। अब देखो अलीवर्दी खां के बात करते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो अलीवर्दी खां जो है, एक तो ये महत्वाकांक्षी है,
अपने पूरा, जैसे ये नवाब बनता है तो पूरा कंट्रोल बेहतर करता है, शासन बेहतर करता है, हर तरीके से जो है ना ये अपने आप को बेहतर साबित करने में लग जाता है। ठीक है, एक चीज़ इसको बड़ा दिक्कत परेशान कर रहा था, जो मराठा लोग थे, मराठे थे, वो बार बार इस पर अटैक कर रहा था बंगाल के इलाकों पर। तो इसने क्या कर दिया कि मराठों से बोला कि एक संधि कर लिया। ठीक है, 1751 में, 1751 में मराठों के साथ एक संधि किया। ठीक है, और उस संधि में क्या कर दिया कि उड़ीसा, जो अभी आप देख रहे हैं, उड़ीसा का एक भाग, ठीक है, उड़ीसा का एक पार्ट मराठों को दे दिया। बोला कि ले ले भाई, क्यों बार बार अटैक कर रहे हैं हम पर। मराठों को उड़ीसा के एक भाग दे दिया और वार्षिक चौथ के रूप में भी कर देना शुरू कर दिया, यानी हर साल तुमको एक टैक्स के रूप में हम दे देंगे, तो अब आक्रमण मत करो, अब परेशान मत करो, ऐसा करके संधि कर लिया 1751 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने। ठीक है, देखो कैसे काम कर रहे हैं वो। तो अलीवर्दी खान ये किया, अलीवर्दी खान एक काम और किया था। क्या किया कि जैसे ब्रिटिशर्स का, जो ब्रिटिश कंपनी थी उसकी कलकत्ता पर पकड़ थी, तो कलकत्ता में वो किलेबंदी करना चाहता था। ठीक है, क्या किलेबंदी, ताकि सेना वगैरह रख सके, कोई आए तो युद्ध वगैरह अच्छे से कर सके, इसलिए किलाबंदी करना चाह रहा था, चारों तरफ से किला बनाना चाहता था बड़े बड़े। तो अलीवर्दी खां उसको बोला कि नहीं, आप किला नहीं बना सकते हैं, बंगाल में तो हरगिज नहीं बनाने दिया, रोक दिया। और फ्रांसीसी कंपनी था जो चंद्रनगर पर उसका कंट्रोल था, अभी बंगाल में ही हुगली जो डिस्ट्रिक्ट है उसी के अंदर चंद्रनगर था। तो चंद्रनगर पर जो है फ्रांसीसियों का दबदबा होता था, उसका कंट्रोल था, तो वो चंद्रनगर पर किलाबंदी करना चाहता था। तो ब्रिटिशर्स को भी मना किया और फ्रांसीसियों को भी मना किया कि आप जो है किलेबंदी नहीं कर सकते हैं, ना ही कलकत्ता पर ना ही चंद्रनगर पर, दोनों को किलेबंदी करने से रोक दिया था। कौन? अलीवर्दी खां। ये पॉइंट ध्यान रखना, एक्चुअली फैक्ट है और कुछ नहीं। अलीवर्दी खां का एक बड़ा बेहतरीन स्टेटमेंट है, पता है क्या है? अलीवर्दी खां यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा दिया था, मधुमक्खी का। ये बोलता था कि अगर इन्हें छोड़ दिया जाए, यानी कि इन्हें छेड़ा ना जाए, ठीक है, इनको परेशान न किया जाए, तो ये हमें शहद देंगी, लेकिन अगर इन्हें छेड़ा जाए, इनको परेशान किया जाए, तो ये काट काट कर मार डालेंगे। ठीक है, ये उपमा अलीवर्दी खां देते हैं यूरोपियों को, यूरोपियंस को, जिसमें ब्रिटिश और फ्रांसीसी वगैरह थे। अब अलीवर्दी खां 1756 में इसका डेथ हो जाता है, अलीवर्दी खां का। तो इसका भी स्थिति वही है सुजाउद्दीन, इसका मुर्शिद कुली खां की तरह। तो अलीवर्दी खां जो है जब 1756 में डेथ कर जाता है, तो इसका दौहित्र पुत्र एक होता है, दौहित्र पुत्र, जिसको बोलते हैं, अरे मतलब बेटी का बेटा, यानी नाती। ठीक है, तो अलीवर्दी खां का एक नाती है। ठीक है, कौन है? अलीवर्दी खां का नाती था जिसका नाम सिराजुद्दौला। ठीक है, अलीवर्दी खां का नाती होता है सिराजुद्दौला, जो 1756 में बंगाल का फिर नवाब बनता है। और इसी नवाब को हम पढ़ेंगे जब बैटल ऑफ प्लासी पढ़ेंगे, प्लासी का युद्ध। तो 1757 में यही होगा बंगाल का नवाब जो अंग्रेजों के साथ लड़ेगा। ठीक है, और धोखा दे करके इसको हरा दिया जाता था, वो बताएंगे हम आपको कहानी। ठीक है, तो ये बंगाल का पूरा कहानी है, लगभग हर छोटी छोटी चीज़ तो नहीं, लेकिन एक बेसिक जानकारी हम लोग बंगाल को लेकर के हम लोग अभी तक समझ चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं, बस 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं। देखिए, रिवीजन के तौर पर बता देते हैं आपको। सबसे पहली चीज़, बंगाल का नवाब पहली बार मुर्शिद कुली खां जो है अपने आप को 1727 में बंगाल का नवाब बना के स्वतंत्र घोषित कर देता है बंगाल को।
ठीक है। और मुर्शिद कुली खां के जो उत्तराधिकारी होता है उसका दामाद शुजाउद्दीन होता है, जो 1727 से 39 ईस्वी तक रहता है। फिर शुजाउद्दीन का पुत्र सरफराज खां होता है, जो 39 से 40 ईस्वी तक रहता है। और गिरिया के युद्ध में उसी का सेनापति अलीवर्दी खां जो है उसको मार के 1740 से 1756 ईस्वी तक बंगाल का नवाब बनता है अलीवर्दी खां। और अलीवर्दी खां का नाती जो है सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बनता है, ठीक है। और इसी को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, सिराजुद्दौला। तो जब हम बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला का नाम लेंगे तो आपको सारा चीज़ पता होगा पहले से, यहाँ सिराजुद्दौला कौन था, ठीक है। अब यहाँ कुछ वर्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं। देखो, सूबेदार क्या होता है, जो प्रशासनिक व्यवस्था की देखभाल करता है, ठीक है। और दीवान जो वित्तीय व्यवस्था की देखभाल करता है। तो सूबेदार और दीवान दोनों को मिला के नवाब बन गया। नवाब अपने आप में दोनों पदों को संभालिए। जैसे केंद्रीय सत्ता होता था, तो केंद्रीय सत्ता क्या करता था कि दो अलग अलग पद बनाए और दोनों को स्वतंत्र रखता था। और ये अपेक्षा किया जाता था कि दोनों बैलेंस रखे अपने आप को, ये नहीं कि ये कुछ मनमाने कर रहे हैं तो इहो साथ दे रहा, नहीं। अगर ये मनमाना करेगा तो ये कंट्रोल करेगा, ये करेगा मनमाना तो ये कंट्रोल करेगा। दोनों को बैलेंस करने के लिए, ताकि सुशासन स्थापित हो सके। सुशासन तो नहीं है बोल सकते हैं, जनता के लिए नहीं, ठीक है, लेकिन राजा अपने लिए एक व्यवस्था बना करके रखा था ताकि बैलेंस रहे, ठीक है। तो वो दोनों पद को मिला के नवाब बन गया है, ठीक है। इजारेदारी व्यवस्था, जो ठेका पर ज़मीन को दे दिया जाता था सरकार के द्वारा, और जो ठेकेदार लेता था अब वो ज़मीन से ठेकेदार जो है कर वसूली करता था, ठीक है, टैक्स वसूली करता था। जागीर भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया। जागीर भूमि जो इनाम के तौर पर अधिकारियों के दिया जाता था, ताकि वो जो है अधिकारी उससे जो भी राजस्व आएगा अपना खर्चा वर्चा निकालेगा। अब उसी जागीर भूमि को खालसा में बदल दिया मुर्शिद कुली खां। बोला कि नहीं, अब इसका कंट्रोल हमारे अंडर रहेगा। तकावी ऋण यानी एग्रीकल्चरल लोन इसको बोलेंगे, जो सरकार के द्वारा दिया जाता ताकि किसान जो है बेहतर प्रोडक्शन कर पाए, ताकि हमें अच्छे से राजस्व मिल सके, इसलिए। और नायब सूबेदार जो धार्मिक शिक्षक होता था, जो सेना में धर्म को लेकर के आत्मविश्वास भरता था धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से, तो वो नायब सूबेदार होता था, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट हो गया है आज का क्लास। तो बंगाल के बारे में जान लिए है। अब अगला क्लास अवध है, फिर हैदराबाद है, ये सब देखेंगे फिर कैसे वो विकसित हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो, किसी भी तरीके का दिक्कत हो तो आप ज़रूर पूछें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।